हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम जितने भी अभी तक हमने टॉपिक कवर किए हैं जियोमॉर्फोलॉजी के, उसके ऊपर पीआईक्यू हैं जो कि डिफरेंट पीसीएस में, सीडीएस में, सीएपीएफ में, यूपीएससी में पूछे गए हैं। तो अराउंड हम इसके अंदर 30-35 क्वेश्चंस करेंगे, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे और होपफुली आपको मजा आएगा। क्योंकि देखो, आप बोलोगे कि सीडीएस का टॉपिक है भाई, ये तो झारखंड पीसीएस का आपने लिया है, क्या हमने कास्ट टोपोग्राफी नहीं पढ़ी? क्या कास्ट टोपोग्राफी के अंदर हमें क्वेश्चंस नहीं मिले हैं? तो डेफिनेटली हमें मिले हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कैसे लेते हैं। आप अगर सिर्फ सीडीएस करना चाहते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप डिसएडवांटेज में भी रहेंगे सिर्फ सीडीएस खेलते खेलते, क्योंकि आपको बाकी पीसीएस के एग्जाम्स के भी पीआईक्यू अगर मिलते हैं सो प्लीज आप उसको सॉल्व करिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। इसलिए मेरा पर्पज ही वही है कि मैं सारे आपको चीजें यहाँ पे बताऊं। चलिए, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म इज फाउंड इन द कार्स्ट रीजन? कल ही पढ़ाया था आप लोगों को मैंने, उसका आंसर है सिंक होल। अब इस सिंक होल के साथ और भी बताया था मैंने, शैलो होल बताया था मैंने डोलीन बताया था मैंने लेपीज बताया था कल आपको, करेक्ट। साथ ही साथ मैंने बताया था कि आपका केव्स बनते हैं, फिर मैंने बताया था कि स्टेलसिटाइट बनेगा। अब यहाँ पे ये सब इरोजनल हो रहे थे, ये सब इरोजनल थे क्या? जैसे कि मैंने बताया शैलो होल बताया आपको मैंने, सिंक होल बताया मैंने, फिर केव बताया मैंने आपको, उसके बाद आपको मैंने बताया था डोलाइन बताया था मैंने, फिर आपको लेपीज बताया था मैंने, करेक्ट। याद रखिए सारे के सारे क्या है, इरोजनल है, लेकिन कुछ डिपोजिशनल भी होते हैं। डिपोजिशनल कौन कौन से होते हैं भाई? स्टेलसिटाइट, STALACTIT, स्टेलसिटाइट्स। और ये होता है, देखिए अब जब हम केव बनती है ना, तो केव में आप ऐसे देखते होंगे ऊपर से एक थोड़ा सा ना फ्री एंड पे लटक रहा होता है, उसको बोलते हैं स्टेलसिटाइट। और एक होता है स्टेलगमाइट, अब देखिए ये बेस से ऐसे रहता है, बेस के साथ जुड़ा रहता है और ऐसे कोनिकल शेप में ऐसे कुछ बना रहता है, तो इसको बोलते हैं। और जब दोनों ज्वाइन हो जाएं तो उसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम पिलर। अच्छा ये बताइए, जो कास्ट रीजन है वो कहाँ है? वो है हमारा है बाल्कन एरिया में। बाल्कन एरिया मतलब ईस्टर्न यूरोप का पार्ट है। अब सेकेंड चीज आपको इसके साथ और पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन सी इरोजनल है, डिपोजिशनल, सीधा सीधा पूछ लेते हैं। और कौन से यहाँ पे रॉक किससे बने हुए थे, एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो इसमें आपको दिमाग में रखना है भाई, कौन कौन से रॉक आपको मिलेंगे। आपको कैल्शियम कार्बोनेट से बने रॉक मिलेंगे, जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, डोलोमाइट हो गया, जिप्सम हो गया, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पूरा आपको थॉरली मैंने करा दिया कास्ट, इससे ऊपर आपको क्वेश्चन यहाँ पे नहीं मिलेगा, इसी का रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगा। पॉट होल्स कहाँ मिलेंगे? ये रिवर के द्वारा बनाए जाते हैं। पॉट होल, प्लंज पूल, याद करिए ये सब मैंने आपको करा रखा है। ये आपको रिवर के द्वारा मिलेगा, रिवर के द्वारा इरेजन होता मिलेगा। ब्लो होल आपको सी वाले सरफेस पे मिलेगा, जो क्रिवाइसेस बनते हैं, उसके अंदर आपको ब्लो होल मिलेगा। ये मैंने कराया नहीं था लेकिन सोचा कि इसके साथ भी करा दूंगा। प्लायर्स आपको कहाँ मिलेंगे? आपको ड्राई रीजन में मिलेंगे, जहाँ पे वेजिटेशन फ्री एरिया मिलेगा, उस एरिया में आपको प्लायर्स बनते हुए दिखेंगे। ठीक है, डिजर्ट, एक तरह से डिजर्ट बेसिन का पार्ट है प्लाया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से बेसिन का पार्ट है। ये सारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं, ये सारे के सारे जो ऑप्शन में सारे के सारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स आपको पूछे जाते हैं। तो ये आपको देखिए डायरेक्ट आता है कि कौन इरोजनल है कौन डिपोजिशनल है, वो भी आएगा, चिंता मत करिए, आगे वो भी करने वाले हैं। तो अभी जो हमने पढ़ा पूरे के पूरे इरोजनल है। पॉटहोल्स कहाँ होते हैं? बाय द रिवर होते हैं। सिंक होल आपको कास्ट रीजन मिलेगा, ब्लो होल आपको बाय द सी मिलेगा, और पलायस आपको मिलेंगे इन द रीजन ऑफ द ड्राई एंड द वेजिटेशन फ्री एरियाज होते हैं, उसमें मिलेगा आपको ड्राई पलाया। ठीक है, तो ये चलिए आगे बढ़े। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सिंक होल इज अ कॉमन लैंडफॉर्म फाउंड इन द कास्ट रीजन। अगेन होल बन जाता है एक तरह से वो। ठीक है, ब्लो होल कहाँ मिलेगा आपको? कोस्टल एरियाज में मिलेगा। अगेन अपने जो बार बार जब अभी सी वेव्स हिट कर रही हैं तो उससे बनने को मिलता है। प्लायर्स आपको कहाँ मिलेगा? डिजर्ट बेसिन में मिलेगा। चलिए, नॉट इन द विच इज द मोस्ट एबंडेंट गैस फाउंड इन द एमिटेड फ्रॉम द वोल्केनोज। अब बताइए, क्या हमने पढ़ा नहीं? वोल्केनो पूरा पढ़ रखा। सबसे ज्यादा अबंडेंस में जो गैस निकलती है वो वाटर वेपर। यहां तक कि जब मैंने आपको एटमॉस्फेयर बताया था तो भी मैंने इसके बारे में बताया था कि जो सबसे अबंडेंस में सबसे ज्यादा जो गैस निकलती है वो होती है हमारी वाटर वेपर। ठीक है, क्या हीलियम निकलता है? हाँ भाई, हीलियम निकलता है साथ में। क्या क्लोरीन निकलता है? हाँ, नहीं हीलियम नहीं निकलता, हीलियम की क्वांटिटी उतनी ज्यादा नहीं है वैसे, बट क्लोरीन की क्वांटिटी है, क्लोरीन निकलता है इसमें से। तो कुछ माइनर गैसेस होते हैं, लिख लो जरा आपके यहाँ पे, ये भी पूछ ले जाते हैं। माइनर गैसेस होते हैं जो वोल्केनो से निकलते हैं, वो लिख लो आप, हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद अपना आर्गन लिख लो आप, क्लोरीन लिख लो आप, और साथ ही साथ ऐश होता है, डेब्रीज होते हैं, लावा का फ्लो तो आपको पता ही है, वोल्केनिक बम्प्स निकलते हैं, ये सब आपने पढ़ रखा है। कौन से भाई जोन से भाई मैग्मा का ये क्या बोलते हैं
कौन सा पार्ट है जो कौन सा वीकर जोन होता है, वो होता है एस्थेनोस्फेयर, वहां से मतलब वोल्केनो इरप्ट होता है बिकॉज वो सेमी मोल्टेन रीजन होता है। अपर मेंटल का पार्ट है एस्थेनोस्फेयर। और आपको क्या बताऊं मैं, हमने वोल्केनो जो पढ़ रखा है, शील्ड वोल्केनो हमने पढ़ रखा है, हमने कंपोजिट वोल्केनो पढ़ रखा है, हमने काल्डेरा पढ़ रखा है, हमने फ्लड बसाल्ट प्रोविंस पढ़ रखा है। ये सब चीजें आएंगी, चिंता मत करिए, सब चीजें आएंगी पढ़ने के लिए। ओके, तो यहां पे होगा वाटर वेपर। आगे बढ़े, चलिए देखिए अब इसको पढ़ ले, इसको सिर्फ रीड कर लेंगे तो अभी देखिए मेटामॉर्फिक रॉक, ऑरिजिन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक ऑकर फ्रॉम। अब आपको बताया था मेटामॉर्फिक रॉक दोनों से बनता है, इग्नेस से भी बनता है और साथ ही साथ अपने इससे भी बन सकता है, सेडिमेंट्री से भी बन सकता है। सिर्फ इसमें क्या होना चाहिए, आपको हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई उसका हम कंपोजिशन कैसे चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों रॉक से हम कन्वर्ट कर सकते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, डिपेंड करता है कि हम हाई टेम्परेचर, प्रेशर, केमिकल प्रोसेस मतलब उस पर हमें लगाना पड़ेगा। जैसे आपको बताया था मैंने, कोल्ड एक सेडिमेंट्री रॉक है, उससे हमने क्या बनाते हैं, डायमंड बनाते हैं। कुछ एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे ग्रेनाइट होता है उससे हम निस बनाते हैं, लिख लीजिए जरा उसके। ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट इज इग्नियस रॉक, ठीक है, जो कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, ये भी बता दूं आपको मैं। इससे हम क्या बनाते हैं, इससे हम बनाते हैं निस, जी यहां पे साइलेंट होता है, GNEISS, ठीक है। उसके बाद हमारा जो लाइमस्टोन से मार्बल बनाते हैं, लाइमस्टोन क्या है, लाइमस्टोन हमारा एक सेडिमेंट्री रॉक है, लाइमस्टोन से हम मार्बल बना रहे हैं। चलिए, तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको दिमाग में रखने हैं, और दोनों से हम कर सकते हैं, इग्नेस से भी कर सकते हैं, सेडिमेंट्री से भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हमें इसके रॉक्स के टाइप पूछ ले जाते हैं तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इंपॉर्टेंट है वैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप पढ़ लीजिएगा इसको, सारी चीज आपको मिल जाएंगी। विच वेल्ट इन द वोल्केनिक इरप्शन इज मैक्सिमम। देखिए इसको हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, क्या बोलते हैं इसको, इस रीजन को रिंग ऑफ फायर, जिसके अंदर वोल्केनिक इरप्शन बहुत ज्यादा है, बिकॉज वहां पे डाइवर्जेंट बाउंड्रीज आपको मिलेंगी। तो वो होगा हमारा सरकम पैसिफिक, इसको पैसिफिक बेल्ट होता है, वहां पे हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसको रिंग ऑफ फायर भी प्यार से बोलते हैं। बहुत ज्यादा वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक जोन, वहां पे हमें बहुत सारा फॉल्टिंग वोल्टिंग हमें वहां पे देखने को मिलता है। सो दैट्स द राइट आंसर यहाँ पे। जैसे कि जापान हो गया, जापान में देखते हैं ना कितने सारे वोल्केनोज आते हैं, फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इवन पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका का जो कौन सा कोस्ट हो गया, वेस्ट कोस्ट हो गया, वो वाला, तो हमें देखने को मिलता है उसमें, ठीक है। बिकॉज 90% ऑफ द अर्थक्वेक, वर्ल्ड अर्थक्वेक हमें वहीं पे देखने मिलते हैं, उसको बोलते हैं सबडक्शन जोन। कौन सा बोलते हैं उसे, सबडक्शन जोन बोलते हैं, ठीक है। और बाकी के तो यहाँ पे मिड कॉन्टिनेंटल, मिड अटलांटिक, इंटरप्लेट वोल्केनोज, यहाँ पे इसका आंसर नहीं है। मिड अटलांटिक तो अपना एक तरह से सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, मतलब इससे इसका कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में आपको हिमालयास, आप माउंटेन्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, बट रिंग ऑफ फायर आपको देखने को नहीं मिलेगा उसमें। चलिए, ये तो वैसे बेसिक जानकारी भी रहेगी तो कर लेंगे आप, इसको आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए रिंग ऑफ फायर ही है, अभी पूरा खुद आप समझ सकते हैं रिंग ऑफ फायर क्या है। यहाँ से अपना साउथ अमेरिका का जो वेस्ट कोस्ट है उसमें आपको देखने को पेरू, चिली ट्रेंच आपको मिलेगी। उसके बाद अपना अमेरिका का पार्ट है, यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट है। अगेन हमारा एशियाटिक रीजन में आप आ सकते हैं, पैसिफिक जो जोन है यहाँ पे, तो ये वाला पूरा पार्ट है यहाँ पे। न्यूजीलैंड यहाँ पे आ जाता है कवर। चलिए अभी देखिए, बहुत बहुत फेवरेट क्वेश्चन है वैसे, बता दूं आपको, यहाँ पे तो आंसर भी आ गया वैसे, बट इसके ऊपर 1000 बार उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है, ऑन द टेम्परेट ग्रासलैंड। ऐसा कभी होता नहीं जब ये पूछता नहीं, हर 2-3 साल बाद एक बार उठा के पूछ लेते हैं। इसके ऊपर अलग से मेरा वीडियो वो भी देख सकते हैं, बट चलिए यहीं पे मैं कवर कर दूंगा टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में। अब स्टेपीज आपको कहाँ मिलेगा, स्टेपीज हमें मिलता है यूरेशिया में, ठीक है, यूरोप एंड एशिया। तो यहाँ पे यूरोप एंड एशिया का सबसे अच्छा कंट्री कौन सा दिख रहा है आपको, रशिया। तो स्टेपीज आपको कहाँ मिलेंगे, रशिया में मिलेंगे। प्रेरीज आपको कहाँ मिलेंगे, यूएसए और कनाडा में मिलेंगे, ठीक है। तो आपको B1 के साथ कर दीजिए। वेल्ड्स आपको कहाँ मिलेंगे, वेल्ड्स आपको साउथ अफ्रीका में मिलेंगे। और साउथ अफ्रीका के साथ जो कंट्रीज हैं, लिसोतो उसी के अंदर एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, साउथ अफ्रीका के अंदर ही, आपको बता दूं मैंने पढ़ाते टाइम भी बताया था, लिसोतो। उसके बाद मोजाम्बिक वाले कुछ पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, कुछ जिम्बाब्वे के पार्ट में, बोस्वाना, ये सब कंट्रीज जो एडजेसेंट कंट्रीज हैं साउथ अफ्रीका की, वहां पे थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। मिलनी साउथ अफ्रीका में है बाय द वे। डाउन्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे, ठीक है। सेंटबरी कहाँ देखने को मिलेंगे, न्यूजीलैंड में देखने को मिलेंगे। पोस्टास कहाँ देखने को मिलेंगे, हंगरी में देख लेंगे। पंपास कहाँ देखने को मिलेंगे, अर्जेंटीना में देखने को मिलेंगे आपको। और कुछ बचा, छूट गया क्या कुछ, तो देखिए ये आपको टेम्परेट ग्रासलैंड पता होने चाहिए। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी लिस्ट बना लीजिए आप। 4 तो आपको यहीं मिल गए, आपको मैंने पोस्टास बता दिया, सेंटबरी बता दिया, पोम्पास बता दिए। आप जरा उसकी लिस्ट बना लीजिए, मोर देन एनफ हो जाएगा, उससे ज्यादा आपको पूछा नहीं जाता उसके अंदर से। और टेम्परेट सवानाज हो गया हमारे, सवाना कहाँ मिलेंगे आपको, अफ्रीका में अंदर मिलेंगे, ठीक है। चलिए
और तो कुछ यहाँ पे नहीं है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है यार, ये बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। कहाँ गया देखिए, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, ये सब उतना डीप जाने की जरूरत नहीं। और हाँ, यहाँ पे हम किस टाइप की फार्मिंग करते हैं, या आपको कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग आपको देखने को मिलेगी। जब भी आप टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करते हैं, आपको कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग वहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे काफी ज्यादा आपको वीट प्रोडक्शन जैसे आपको मिलेगा, वीट का बहुत हाई लेवल पे प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे लोग लाइफ स्टॉक रेयरिंग करते हैं, रेंचेस बनाए जाते हैं यहाँ पे। आपको ऑलरेडी बताया था मैंने, जब ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ा रखा है, काफी बार इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे प्रेरिस को तो ये बोलते हैं, ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं प्रेरिस के लिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कहाँ गया भाई, इसको हम बोलते हैं ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। काफी बड़े लेवल पे यहाँ पे भाई वीट का प्रोडक्शन होता है, बहुत बड़े लेवल पे होता है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बताना भी बहुत जरूरी था। अब देखिए अगेन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए अभी जो है अगेन ये हमारे इरोजन लैंडफॉर्म्स के बारे में बात हो रही, ऑलरेडी पढ़ा रखा आपको मैंने। केनियंस किसके द्वारा बनाए जाते हैं, आपको याद होना चाहिए, मैंने कल ही आपको बताया था, वैलीज के बारे में बताया था मैंने। वी शेप वैलीज होते हैं, उसके बाद हमारे जॉर्ज होते हैं, उसके बाद हमारे कियॉन्स होते हैं। अब मैंने वी शेप वैली में बताया था कि देखिए ऐसी वैली बनती है, ठीक है। पहले एक रिल्स, मतलब समझ लीजिए आपका पूरा ये पत्थर है, पत्थर में तो चट्टान है, रॉक है, मतलब पर्वत है, इसके अंदर पहले थोड़ी बहुत एंट्री लेगी, उसके बाद थोड़ा टाइम बाद इरोजन होना चालू होगा। फिर तो टाइम के साथ क्या होता है कि जैसे जैसे रिल्स मतलब जो एक धारा है वो बढ़ती जाती है, इसके अंदर भाई इरोजन करती रहती है, तो हमें इस टाइप की वैली बाद में मिलेगी। तो कुछ यहाँ पे नाम लिख लीजिए आप, जो हमने इरोजन लैंडफॉर्म्स पढ़े हैं बाय द रिवर। वी शेप वैली हो गया, एक कियॉन्स हो गया, उसके बाद हमारा एक जॉर्ज होता है, अभी नाम ही बता सकता हूँ, एक्सप्लेन तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। उसके बाद मैंने एक और बताया था आपको, जो ऑलरेडी आ गया वैसे तो, एक होता है पोथोल्स, जो ऑलरेडी ऊपर हमने पढ़ा, पोथोल्स हमने पढ़ लिया। प्लंज पूल होता है, प्लंज पूल। उसके बाद इंसाइज्ड और इंट्रेंच मिएंडर, ये भी आएगा, टेंशन मत लीजिए, इसके बारे में वापस पढ़ेंगे हम लोग, ये सब चीजें रिपीट होंगी वैसे। इंसाइज्ड और इंट्रेंच्ड मिएंडर। उसके बाद मैंने आपको रिवर टेरेसेस बताए थे, ये रिवर टेरेसेस, अगला रिवर टेरेसेस आप लिख लीजिए। तो ये सब चीजें क्या होती है, ये सब चीजें आपको इरोजन लैंडफॉर्म्स है बाय द रिवर। ये ऑलरेडी सेपरेट वीडियो है मेरा, इसके ऊपर आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो नाम ही बता सकता हूं मैं आपको। ओके, उसके बाद हमारे मोरेन एक डिपोजिशन लैंडफॉर्म है। मोरेन इज अ डिपोजिशन लैंडफॉर्म बाय द ग्लेशियर, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं भाई ज्वेंगेंग, ये ऑफकोर्स सी बात है, विंड द्वारा बनाया जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। चलिए, जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एग्जाम्पल आपके लिए कुछ लिख लीजिए इसके लिए, जैसे मशरूम रॉक है, मतलब इरोड किया जाता है बाय द विंड, तो ये सारे के सारे इरोजन वाले, ये वैसे जो है मोरेन, ये डिपोजिशन लैंडफॉर्म है, ये ग्लेशियर द्वारा ही बनता है, बट इट इज अ डिपोजिशन लैंडफॉर्म। जो मशरूम एक माउंटेन है, मशरूम रॉक है, मशरूम रॉक कहाँ पे है, इजिप्ट में है, ठीक है। उसके बाद यारडांग है चाइना में, यारडांग DANG, ये आपको चाइना में मिलेगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो विंड द्वारा इरोड किए गए हैं। आपको अभी फिगर तो यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, लेकिन डेफिनेटली इसके ऊपर जब मैं बताऊंगा अभी, क्योंकि मेरा वीडियो बचा हुआ है, तो उसमें आपको चीजें मैं ऐड कर दूंगा मैं। अब यहाँ पे जो आइल्सबर्ग, ये आपको ग्लेशियर द्वारा नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, तो दैट इज अ रॉन्ग आंसर हियर, ओके। क्योंकि ये जो आपको आइल्सबर्ग आपको देखने को मिलेंगे, ये कुछ आइसोलेटेड हिल्स होते हैं जो कि प्लेन्स पे ही बनते हैं जनरली। आपको जैसे कि पूरा का पूरा पार्ट, जैसे पूरा का पूरा पत्थर है, ये रोड हो गया, इसमें कुछ ऐसा हिस्सा था जो काफी हार्ड था, ऐसे बच गया, तो एक तरह से ऐसे बच जाता है। तो कौन से सेमी एरिड रीजन में, डिजर्टेड रीजन में आपको देखने को मिलेगा, तो ग्लेशियर में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप आइल्सबर्ग देखिए, बर्ड्स आपको लगा होगा कि नहीं ग्लेशियर, क्योंकि ग्लेशियर से नहीं है, बस इतना दिमाग में रखिए। इसकी लिस्ट बना लेंगे तो काफी बेटर रहेगा, बस आपको इतना बोलना चाहूंगा। आप पढ़ लीजिए इसको आराम से। देखिए, is isolated hill or mountain rising abruptly from the plain, usually formed due to the weathering or erosion in desert or semi-arid region, ठीक है। उलरूस इन ऑस्ट्रेलिया। चलिए, पेनी प्लेन्स। अब देखिए, आप बोलोगे पेनी प्लेन्स भाई मैं कहां से ला रहा हूं, कहां से क्वेश्चन पूछा गया, इसका सोर्स बताता हूं आपको। ये होता है रिवर द्वारा। पेनी प्लेन्स कैसे बनते हैं, रिवर द्वारा इसको इरोड किया जाता है, इट्स ऑल्सो इरोजनल लैंडफॉर्म। कैसे बनते हैं इसका चलो सोर्स बता दो हम लोग को, इधर आओ। तुम लोग बोलोगे नहीं, देखो ये सीधा मैंने आपको ये जो दिख रहा है ना PDF का मैंने क्रॉप करके डाला है, ये सीधा NCERT का। द टाइप ऑफ प्लेन्स फॉर्मिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द स्ट्रीम इरोजन इज कॉल्ड पेनी प्लेन्स एंड ऑलमोस्ट अ प्लेन, मतलब ऐसा वो समझ ले कि ऐसा सरफेस है, इसके ऊपर ऐसा थोड़ा सा पार्ट रह जाता है बस,
पूरा माउंटेन था, मतलब माउंटेन रॉक जो भी था, हिल था, वो इरोड होकर टाइम टू टाइम पे मत थोड़ा सा बस रह जाता है, इसके ऊपर से इतनी बार पानी गया, इतना बार कि पूरा इरोड हो गया है, तो इसको बोलते हैं पेनी प्लेन्स। तो रिवर द्वारा किया जाता है। अब तुम बोलोगे भाई कहां से क्वेश्चन आते हैं? एनसीईआरटी से आते हैं, लाइन बाय लाइन से आते हैं। तुम बोलोगे कि भाई पढ़ना है, बोले हाँ पढ़ना है। अब क्या बोलो तुम लोगों को? अब देखिए ग्लेशियर के कुछ नाम देख लीजिए। यू शेप वैली होता है, जैसे वी शेप वैली हमारे रिवर बनाते हैं, तो यू शेप वैली यहाँ पे ग्लेशियर में बनते हैं। सर्क बनते हैं। मोरेन यहाँ पे डिपोजिशनल है, बाय द वे बताऊं आपको, मोरेन इज अ डिपोजिशनल। और यू शेप वैली, सर्क, उसके बाद आपके एक और होते हैं, हॉर्न होते हैं, हॉर्न। ये क्या है? ये आपको तीनों के तीनों मिलेंगे इरोजनल, और मोरेन होते हैं डिपोजिशनल। आप होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। और अंडरग्राउंड वाटर क्या करता है? कास्ट लैंडस्केप बनाता है, क्योंकि भाई कास्ट लैंडस्केप किससे बने होते हैं, मतलब जो कास्ट टोपोग्राफी किससे बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। तो जब भी कैल्शियम कार्बोनेट कम इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड वाटर और रेनफॉल, तो इरोड होता है वो, उसमें सिंकहोल बनते हैं, केप बनते हैं, शैलो होल्स बनते हैं। ये ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। चलिए, तो पेनी प्लेन्स किससे बनते हैं भाई? रिवर से बनते हैं। अब देखिए, आप खुद इसको जरा, आपको सोर्स बता रहा हूं, तो प्लीज एनसीईआरटी को इंपॉर्टेंस दीजिए, एनसीईआरटी को निगलेक्ट मत करिए। आपको बहुत सारे, ये तो बहुत सारी चीजों के लिए मैं बता देता, लेकिन सोचा कि कितना मैं भी कटिंग डालूंगा, तो मैंने कि बहुत सारे ऊपर की सारी चीजें आपको एनसीईआरटी से पढ़ा रखी है मैंने, तो ये बिल्कुल ना सोचिए कि एनसीईआरटी नहीं आता। ये देखिए आपको, ये देखिए, दिख रहा है आपको? इसको बोलते हैं पेनी प्लेन। पेनी प्लेन थोड़ा सा बस उठा हुआ है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ये देखिए, साइड में पहले पत्थर रहा होगा वो, लेकिन टाइम टू टाइम पे भाई रिवर ने उसको क्या कर दिया? इरोड कर दिया। इतनी सी बात है। चलिए, मैं चाहूं तो सबके लिए एनसीईआरटी कोड कर दो, लेकिन मेरा भी बहुत टाइम जाता है उसके अंदर। मेन कंसेप्ट है, मैं समझाना है यहाँ पे, वो तो मैं कर ही दूंगा, तो फिर क्या मतलब बनता है? तो सोचा मैंने कि रहने देते हैं, ठीक है। अदरवाइज जहां पे लगता है कि नहीं कुछ साइड वर्ड से आ जाता है, तो मैंने चलो इसके लिए डाल देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा इज अफेक्टेड बाय, देखिए टाइड्स अफेक्ट करेगी ना, क्योंकि टाइड जब आएगी तो डेल्टा का जो वाटर, जो डेल्टा है उसको, मतलब जो भी डिपोजिशन है उसको लेके चली जाएगी। तो टाइड एंड द इब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, बिकॉज जब भी टाइड हाई होगा तो क्या करेगा? जितने भी डिपोजिशनल सेडिमेंट्स होंगे, बिकॉज डेल्टा इज अ डिपोजिशनल सेडिमेंट, आपको पता होना चाहिए। हमने कल पढ़ा था, एलुवियल फैन पढ़ा था। ये अब नहीं पढ़ा है तो आपने प्लीज, मेरे पास मेरे वीडियोस हैं, पढ़ लीजिए आप। ज्योग्राफी के वीडियोस मैंने डाले हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। लैंडफॉर्म थोड़ा सा बचा वो करा दूंगा मैं, तो इसके साथ भी करा ही रहा हूं मैं। तो देखिए, हमने कल पढ़ा था एलुवियल फैन के बारे में, एलुवियल फैंस हमने पढ़ा था। हमने डेल्टा का फॉर्मेशन पढ़ा था कल। डेल्टा फॉर्मेशन था, डेल्टा एक डिपोजिशन लैंडफॉर्म है, तो इसको कौन डिस्टर्ब करेगा? टाइड। और डेल्टा बनता कहां है? एट द माउथ, एट द माउथ पे बनता है, माउथ ऑफ द रिवर। अब तो बोलोगे माउथ शुरुआत नहीं होती, वो एंड होता है। जैसे रिवर पहाड़ों से यहां से चालू हो रही है, तो जाते जाते भाई यहाँ पे समुद्र पे मिलेगी ना ऐसे इधर, तो इसको माउथ बोलते हैं जब वो मिल रही है, ठीक है। डीप सी, स्ट्रॉन्ग सी, ये कोई मतलब नहीं। स्ट्रॉन्ग विंड्स इसके लिए, सॉरी, अपने टाइड्स ज्यादा मैटर करते हैं इसको अफेक्ट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग विंड का कोई मतलब नहीं। सैंडस्टोन इज अ फ्लैकी रॉक बिकॉज, क्या मतलब है इसका? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सैंडस्टोन में से किस टाइप का रॉक है। तो सैंडस्टोन यहाँ पे जो रॉक है वो है सेडिमेंट्री रॉक। एक है बालू पत्थर बोलते हैं ना, बलुआ पत्थर बोलते हैं इसको, सेडिमेंट्री रॉक होता है एक। और यहाँ पे देखिए कि बना कैसे है भाई, मतलब बहुत लंबे टाइम तक जब मिनरल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स, स्पेशली क्वार्ट्स, जो क्वार्ट्स हैं और फेल्ड्सपर है, इनको मतलब टाइम टू टाइम पे मतलब ना डिपॉजिट हो रहे हैं। उसके बाद क्या जाता है? उसके बाद सीमेंटेशन हो रहा है। लिथिफिकेशन एक टर्म हमने सीखा था, याद करिए आप। लिथिफिकेशन ये बहुत अच्छा टर्म है हमारा। जब इतने सालों तक ना कंप्रेस होता रहता है और ड्यू टू द रिवर विंड और उसकी वजह से कंप्रेस हो रहा है, ऊपर और पार्टिकल्स ऐड हो रहे हैं, तो एक नया भाई हमें रॉक देखने को मिलता है। तो इसमें लेयर बाय लेयर होती हैं। जो फ्लेकी नेचर, मतलब इसका मतलब होता है इसमें अलग अलग लेयर्स मिल जाएंगे आपको लेयर्स दिख जाएंगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप एक बार मेरा वीडियो देख लेना, इसके ऊपर मिल जाएगा। तो इससे बनता है, तो अंडर वाटर बनता है बेसिकली। किससे बनता है? अंडर वाटर बनता है, क्योंकि अंडर वाटर इसके ऊपर अच्छा खासा कंप्रेशन मिलता है, सीमेंटेशन होता है वहां पे, एंड देन इट कम आउट। आपको पता है बलुआ पत्थर, मतलब इतना आपको जब टर्म हिंदी में बता दिया, बालू पत्थर कहाँ बनेगा? पानी के अंदर नहीं बनेगा तो और कहाँ बनेगा? सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन हो जाते हैं यार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक लैंडफॉर्म। अब तुम देखो, अब आपको पूछो मैं कौन से प्राइमरी रॉक हैं, तो आप बोलोगे सर प्राइमरी रॉक तो हमने इग्नियस रॉक पढ़ा है। इग्नियस रॉक किससे बने हैं? इग्नियस रॉक बने वोल्केनोस से। मतलब अगर वोल्केनोस हमें अगर नहीं निकलते तो हमें रॉक मिलते ही नहीं।
बिकॉज इग्नियस रॉक बाद में इरोड होके नदी के द्वारा एक्सोजेनिक फोर्सेस के द्वारा जाके इकट्ठा हो रहे हैं, फिर उसके ऊपर और बहुत ऑर्गेनिक पता नहीं दुनिया भर की चीजें आके ऐड हो रही हैं, फिर उससे सेडिमेंट्स बन रहे हैं। और मेटामॉर्फिक भी किससे बनता है? मेटामॉर्फिक तो दोनों से बन जाता है। तो कहने का मतलब क्या कि बेसिक रॉक कौन से हैं? सबसे स्टार्टिंग में जो रॉक बने हैं प्राइमरी रॉक है वो इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक किससे बनते हैं? वोल्केनो से बनते हैं। तो बेसिक लैंडफॉर्म कौन सा होगा? सबसे पहले वोल्केनिक कोन होंगे। अगर वोल्केनिक कोन नहीं तो रेसिडुअल माउंटेन कैसे बनते हैं? अब देखो मोनोडोनॉक क्या होता है, अब इसके ऊपर समझा देता हूं मोनोडोनॉक क्या होता है। मोनोडोनॉक भी क्या होता है? इरोजनल लैंडफॉर्म है। मोनोडोनॉक इज नथिंग बट इरोजनल लैंडफॉर्म। और तुम बोलोगे भाई कहां से बता रहे हो तुम, तो तुम्हें बता देता हूं मैं। अच्छा पहले ये वोल्केनिक कोन्स खत्म कर देता हूं मैं। कुछ एग्जांपल्स इसके दिमाग में रख लीजिए वोल्केनिक के लिए। माउंट फूजी होता है, जापान में है। उसके बाद अपना माउंट वेसुवियस है हमारा इटली में। तो ये कुछ यहाँ पे माउंट किलिमंजारो है हमारे पास। तो हमारे पास नहीं मतलब वर्ल्ड में। तो ये सब हमको एग्जांपल मिल जाएंगे वोल्केनिक कोन के, वोल्केनिक माउंटेन के। रेसिडुअल माउंटेन कौन सा हमारे इंडिया में? अरावली हिल्स है भाई। इतने टाइम से इसको बोलते ओल्ड फोल्ड माउंटेन है वैसे अरावली हिल, तो रेसिडुअल में आ जाएगा। मेंडनॉक अपने हो जाते हैं आइसोलेटेड हिल्स होते हैं। आइसोलेटेड हिल्स होते हैं, एक तरह से इरोजनल है। इरोजनल है, अगेन बताता हूं, इट्स इरोजनल। ये भी भाई रेसिडुअल माउंटेन में इरोजनल हो जाता है। इरोजनल वाटरफॉल हमारा एक तरह से सेकेंडरी, वैसे सेकेंडरी लैंडफॉर्म है। तीनों के तीनों सेकेंडरी लैंडफॉर्म है। पहला कौन सा है? वोल्केनिक कोन। नियाग्रा फॉल्स का एक एग्जांपल है। अब जरा आपको बताता हूं मैं मोनोडोनॉक क्या है, जरा ये देख लीजिए यहाँ पे। अभी देखो ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे जो स्लाइड जो कट डाला है, ये देखिए। आपको इससे पहले मैंने इसके पेनीप्लेन बता दिया ना, वो पेनीप्लेन के साथ ही मिलेगा आपको। देखिए कंप्लीटली फ्लैटेंड लिविंग फाइनली ए लो लैंड फेंट रिलीफ दैट सम लो रेजिस्टेंट रिमेन्स कॉल्ड, मतलब एक तरह से वैसा ही, एक तरह थोड़ा सा ऐसा बचा हुआ है, उसको बोलते हैं मोनोडोनॉक। क्या है? इरोजनल लैंडफॉर्म है, स्टैंडिंग आउट हियर एंड देयर। दिस टाइप ऑफ प्लेन्स फॉर्मिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द स्ट्रीम इरोजन इज कॉल्ड पेनीप्लेन्स। समझ में आ गई बात? उस पूरे प्लेन को हम बोलेंगे फिर पेनीप्लेन बोलेंगे, जिसके अंदर छोटा सा रॉक खड़ा होगा, बस इतनी सी बात है। ये पूरा आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। अब बोल रहे हो कि तुम भाई ऑप्शन में आ गया तो क्या एग्जाम में नहीं आएगा? एग्जाम में तो डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा, क्यों नहीं आएगा? अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सीरियसली एनसीईआरटी को ले रहे हो। अब आपकी मर्जी भाई, मैं कितना समझाऊं आपको मैं। चलिए, Which of the following is not example of the metamorphic rock? अरे यार देखो, भले कुछ भी नहीं पता हो ना तो तुम अगर इग्नियस रॉक का वीडियो भी देख लोगे, रॉक्स का सेपरेट वीडियो है, उसमें ग्रेनाइट, गैब्रो, अपना बसॉल्ट, इतना बार बोला है ना मैंने कि तुम्हें ऐसे ही लर्न हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है। ग्रेनाइट को दिमाग में रखो। ग्रेनाइट किस टाइप का रॉक है भाई? ग्रेनाइट बनता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, जिसको बोलते हैं हम एक्सट्रूसिव। करेक्ट, याद है आपको? एक्सट्रूसिव रॉक है। इसका भी सोर्स आपको बता दिया, डाला होगा मैंने, होपफुली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं डाला क्या मैंने? चलो नहीं डाला इसके लिए मैंने, लेकिन आपको इग्नियस रॉक के बताऊंगा मैं। बहुत सारे एग्जांपल और डाले हैं मैंने यहाँ पे। तो एक्सट्रूसिव रॉक है हमारा, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। इंट्रूसिव में इसके साथ एक और है, ग्रेनाइट के साथ गैब्रो है। याद करिए, जो मेरे साथ बने हुए उनको याद होगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? अपने बसॉल्ट पढ़ा था। बसॉल्ट कहां बनता है? बसॉल्ट बनता है हमारा अर्थ सरफेस के ऊपर। इग्नियस रॉक है वो भी। अब आपको याद होना चाहिए भाई कि बसॉल्ट मैंने बताया था कि डेक्कन प्लेटू बसॉल्ट से बना हुआ है। इसके जो कंपोजिशन होते हैं, काफी छोटे छोटे दाने होते हैं इसके अंदर, क्योंकि ऊपर ये सूखता है, मतलब सॉलिडिफिकेशन इसका ऊपर होता है, अर्थ सरफेस पे होता है। इनके ज्यादा बड़े बड़े होते हैं बिकॉज अर्थ क्रस्ट के नीचे इनका टेक्सचर काफी वो रफ होता है। ग्रेनाइट और गैब्रो का इसका काफी सॉफ्ट होता है। ये बता रखा है ना पूरा सब कुछ आपको। चलिए अभी देखिए, मार्बल। मार्बल किससे बना है? लाइमस्टोन से बना है। क्वार्टरजाइट अपने इससे बना है, क्या बोलते हैं, सैंडस्टोन से बना है। स्लेट अपना शेल से बना है। तो ये कुछ एग्जांपल आप दिमाग में रखिए। बस आपको इसके लिए तो कोई तरीका नहीं, इसके ये है कि आप जितनी बार इसको पढ़ेंगे उतना आपको याद रहेगा। चलिए बस, और आपको क्या बता सकता हूं मैं। आगे बढ़ते हैं। द मोल्टन मटेरियल फाउंड इनसाइड द अर्थ। इनसाइड द अर्थ जो होता है उसको बोलते हैं मैग्मा, और जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं लावा। बसाल्ट क्या है? बसाल्ट एक टाइप का रॉक है, जो ऑलरेडी बताया, जो कि अर्थ सरफेस के ऊपर सूखता है, सॉलिडिफाई होता है। जब लावा ऊपर जो मैग्मा जब ऊपर आ जाता है ना, तो क्या बन जाता है? एक लावा कहते हैं उसको। और ओबेसिडियन क्या होता है? अगेन एक वॉल्केनिक ग्लास है। जब लावा बहुत जल्दी क्विक हो जाता है ना, मतलब सूख जाता है, बहुत जल्दी कूल हो जाता है क्विकली, तब भाई वो वैसा फॉर्म होता है। तो ओबेसिडियन क्या है? इज अ वॉल्केनिक ग्लास। बसाल्ट क्या है? एक वॉल्केनिक रॉक है, इग्नियस रॉक जिसको हम बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर होगा नॉन ऑफ द अबव। अब आप सीडीएस के क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। द स्ट्रेंथ ऑफ द वोल्केनो इज मेजर्ड बाय द वोल्केनिक एक्सप्लोजिव इंडेक्स। अच्छा,
बिल्कुल ठीक है। आइसलैंड एंड द फिलीपींस वर क्रिएटेड बाय द वोल्केनिक एक्टिविटी, हाँ ठीक है, हमने देखा ना कौन से रीजन में मिलता है वो, रिंग ऑफ फायर के केस में, बिल्कुल। उसके बाद वोल्केनिक सॉइल्स आर रिच डीप फर्टाइल एंड अलाउ इंटेंसिव एग्रीकल्चर टू टेक प्लेस, ये तो वैसे बिना सोचे भी मैं सही कर सकता हूं, बिकॉज इसके लिए एक एग्जांपल है मेरा कौन सा, ब्लैक सॉइल जो बसॉल्ट से बना है, करेक्ट। बसॉल्ट क्या है, एक वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा जो हमें मिला था, सॉलिडिफाई हुआ था रॉक, वो है वो। तो बिल्कुल थर्ड वाला तो वैसे भी सही है, कोई डाउट ही नहीं है मेरे को उसके अंदर। तब यहाँ पे पहले को देखते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ द वोल्केनो इज मेजर्ड बाय द वोल्केनिक एक्सप्लोसिव, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे भाई। किससे भाई क्या होता है, मैं 0 मतलब नॉन एक्सप्लोसिव, 8 मतलब यहाँ पे सुपर वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, 0 to 8 की उसकी रेंज होती है, हमें पता चलता है भाई कितना वॉल्यूम इरप्ट हुआ है, इरप्शन का हाइट क्या है, ड्यूरेशन क्या है, ये सब हमें चीज उसमें पता चलती है। क्या बोला मैंने, वॉल्यूम, उसके बाद इरप्शन का हाइट और ड्यूरेशन, ये चीज हमें पता चलती है। और रेंज इसकी क्या होती है, 0 to 8 होती है, ठीक है, इंडेक्स की। 0 मतलब नॉन एक्सप्लोसिव, 8 मतलब सुपर वॉल्केनिक इरप्शंस है इसके अंदर, ठीक है। हमने कैल्डेरा पढ़ रखा है, याद करिए, कैल्डेरा इसी का एक एग्जांपल है सुपर वॉल्केनिक इरप्शंस का, ठीक है। उसके बाद आइसलैंड हमें कहां मिलेगा भाई, मिड अटलांटिक रीजन में मिलेगा। एग्जांपल लिख लीजिए भाई, मिड अटलांटिक रीजन में मिलेगा हमें। फिलीपींस हमें क्या मिलेगा, रिंग ऑफ फायर का पार्ट है, पैसिफिक ओशन। तो दोनों किससे बने हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी से बने हैं, बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही बनते हैं। चलिए आप पढ़ लीजिएगा इसको आराम से। पेरिमेंट इन द डिजर्ट और सेमी डिजर्ट रीजन इज ऑल्सो नोन एज, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको सीधा एनसीईआरटी का सोर्स है आपको यहाँ पे भी। तो इसको हम बोलते हैं बजाड़ा, क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं बजाड़ा, ठीक है। अब ऑलरेडी मैंने इल्सबर्ग के बारे में बता रखा है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ रखा ना, विंड के द्वारा बनते हैं, बताया कि नहीं बताया, बताया मैंने आप लोगों को मैंने। जब ये बजाड़ा है, ये भी आपको क्या है, एक डिपोजिशनल है, एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, ठीक है। चलिए अब और कुछ इसके बारे में बता देता हूं आपको मैं। एक तो बहुत ही मतलब फ्लैट होता है, आपको ज्यादा मतलब आपको कोनिकल नहीं देखने को मिलेगा, अ काइंड ऑफ एक एलुवियल फ्लैन जैसा ही है, लेकिन फ्लैट होता है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा नहीं होता है। और सेमी एरिड रीजन में आपको देखने को मिलेगा। इस वक्त आपको बता दिया मैंने कि आइसोलेटेड हिल्स होते हैं एक तरह से, जो कि इसे अपने सेमी एरिड रीजन में खड़े मतलब नहीं इरोड हो पाते हैं, वो बच जाते हैं, वो खड़े रहते हैं, उसको बोलते हैं। अगेन वही है अपना ज़ुएंगेन भी, अगेन विंड द्वारा इरोड किया, मतलब इरोडेड जो बचा हुआ होता है उसको बोलते हैं रॉक फॉर्मेशन जो होता है। और उसके बाद पलायस अपने इसमें मिलते हैं, फॉरेस्ट बेसिन के अंदर मिलते हैं। ओके चलिए अगेन, हाँ पलायस भी क्या होते हैं आपके, डिपोजिशनल होते हैं, डिपोजिशनल होते हैं। चलिए ये देखिए, इसको बोलते हैं पलाया, सॉरी पलाया नहीं, बजाड़स। ये देखिए बहुत मतलब, ये देखिए ऑफ कोर्स आपको लग रहा है डिपोजिशन वाला ही है, लेकिन बहुत ही लंबे, मतलब इसके अंदर कोन कुछ भी नहीं, जैसे एलुवियल फैन के अंदर में देखते हैं ना कि काफी कोनिकल होता है, ये कोनिकल नहीं होता। अगेन ये भी डिपोजिशनल है पूरी तरीके से, और आपको मिलेगा अपने सेमी एरिड रीजन में, डिजर्टेड वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। चलिए, इंडिविजुअल लावा फ्लो आर नॉर्मली only a few feet thick, but over a long period of time, repeated flow may build up a volcano. Such volcano are termed as, देखिए पहली बात है कि जो वोल्केनो निकल रहे हैं बहुत ही पतले हैं, few feet thick है, मतलब पतले हैं, मतलब उसके अंदर विस्कोसिटी काफी कम है। जब वैसे वोल्केनो जिसकी विस्कोसिटी काफी कम है, तो कौन से वोल्केनोज है, शील्ड वोल्केनोज है, जो आराम से बहुत इजीली फ्लो हो जाते हैं और आराम से निकल जाते हैं यहाँ से, और बहुत दूर तक जाते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं। शील्ड वोल्केनो उसको बोलते हैं। कंपोजिट वोल्केनो की जो विस्कोसिटी बहुत हाई होती है, उसके अंदर सिलिका की क्वांटिटी बहुत हाई होती है। शील्ड वोल्केनो के अंदर सिलिका की क्वांटिटी बहुत कम होती है, ठीक है। और स्ट्रेटो वोल्केनो भी इज ऑल्सो मतलब ये कंपोजिट वोल्केनो को ही बोलते हैं यहाँ पे। तो सिंडर कोन तो पता है, सिंडर कोन के अंदर से धुआं निकलता है, आपको बताया था मैंने, धुआं निकलता है, सिंडर कोन के अंदर कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे शील्ड वोल्केनो इज द राइट आंसर। कंपोजिट वोल्केनो यहाँ पे नहीं होगा, बिकॉज काफी कोनिकल होते हैं, बड़े होते हैं, उसके अंदर आपको दुनिया भर की, जैसे सेंट हेलेन है, सेंट माउंट फूजी है, तो इसके एग्जांपल है इसके, वो बहुत ही थिक होते हैं, मतलब थिक मतलब उसके अंदर जो लावा निकलता है बहुत ही थिक निकलता है, और बहुत दूर नहीं जाता, क्योंकि उसके अंदर विस्कोसिटी इतनी है कि यहीं पे जमा होता रहता है, यहीं पे जमा होता रहता है, और फिर बड़े कोनिकल बन जाते हैं, ठीक है। स्ट्रेटो वोल्केनो तो वही आपको कंपोजिट वोल्केनो का दूसरा नाम है, इसी का दूसरा नाम है एक तरह से। और सिंडर कोन तो आपको बताया था, एक तरह से शील्ड के मतलब बहुत लंबे टाइम से अगर पड़ा हुआ है तो उसके अंदर धुआं हुआ निकलेगा, उसी को बोलते हैं। बाकी इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, आपको प्रॉपर मैंने बता रखा है, एक बार देख सकते हैं इसको आप। चलिए अलग से वोल्केनो का वीडियो है मेरा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक हैज नॉट बीन फॉर्म मैकेनिकली,
अब देखो तुम बोलोगे भाई इस कहां से मैंने लाया उठा के, इसको बोलते हैं गिजराइट, इसका आंसर है गिजराइट। अब जरा इसका सोर्स बता दो तुम लोग को, ये देखो किधर क्या भाई, ये देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ द फॉर्मेशन सेडिमेंट्री रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर ग्रुप मैकेनिकली फॉर्म। कौन से हैं? सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, लाइमस्टोन। यहां पे क्या था? सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, लोस। ये तीनों के तीनों आपको मैकेनिकली फॉर्म मिलेंगे, और गिजराइट यहां पे क्या है? ऑर्गेनिकली फॉर्म है। यही पूछा था ना आपको कि कौन सा भाई मैकेनिकली फॉर्म नहीं है, तो आपको एक लिस्ट बना लो बस। अब क्या आपको इसमें बताना है, ठीक है? मतलब मैकेनिकली क्या है? जो फिजिकल ब्रेकडाउन हो रहा है उसका, मतलब बड़े बड़े रॉक का फिजिकल ब्रेकडाउन होगा, छोटे छोटे बनेंगे, तो उस तरह से होगा। केमिकल मतलब जिसके अंदर आप मिनरल्स का प्रेसिपिटेशन हो रहा है वाटर के द्वारा, फिर एक नया रॉक बन के आएगा, उसको बोलते हैं। या फिर पुराना रॉक ही इरोड होके बनेगा। चलिए, तो ये देखिए इसकी लिस्ट बना लीजिए। अब सीधा का सीधा आपको एनसीईआरटी से पूछा हुआ, सीधा, और कोई सोर्स ही नहीं है यहाँ पे। तो मैकेनिकली फॉर्म का एक लिस्ट बना लो, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, लाइमस्टोन, शेल, ये आपको देखने को मिलेगा। सब नाम काफी सुनते हो आप, ठीक है? चॉक, लाइमस्टोन काफी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिकली फॉर्म बनते। कोल हो गया जो ऑर्गेनिकली बनता है, नेचुरली बोल सकते हैं आप उसको। केमिकली यहाँ पे चॉर्ट, लाइमस्टोन इसमें भी आता है, लेकिन इन दोनों की लिस्ट बना लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लिस्ट बना के 2-3 बार पढ़ लो, मोर देन इनफ हो जाएगा, आपको लर्न पूरी तरीके से हो जाएगा, ज्यादा इसमें आपको सदद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ड्रेनेज पैटर्न, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन यहां से आ ही जाएंगे, ठीक है? अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। क्या है भाई? इनसिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट, रिक्वेसेंट। भाई ये ड्रेनेज पैटर्न का पार्ट है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे भी हम कवर कर लेते हैं, इसको थोड़ा समझा देता हूँ मैं। देखिए इनसिक्वेंट क्या होता है? जो रैंडमली डेवलप हो जाता है, कोई उसका स्ट्रक्चरल इन्फ्लुएंस होता है रैंडमली, उसका कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। आपको लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, नो पर्टिकुलर पैटर्न, नो पर्टिकुलर पैटर्न। कॉन्सिक्वेंट क्या होता है भाई? जिसका डिटरमाइन कहते हैं कि इनिशियल स्लोप होती है, जैसे कि एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है इसका, तो एक इसका प्रॉपर एक डायरेक्शन होता है, एक हैविंग अ, लिख देता हूं पर इसको मैच कर लीजिएगा, हैविंग अ डायरेक्शन, एक प्रॉपर इसको डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगा। सब्सिक्वेंट आपको मतलब एक बाद में, मतलब जो रॉक स्ट्रक्चर होते हैं उसके द्वारा आपको यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है, रॉक स्ट्रक्चर के द्वारा इसको डायरेक्शन मिलती है लेटर पार्ट में, तो ये होता है कंट्रोल बाय द रॉक। और रिक्वेसेंट आपको देखने को मिलेगा जो पैरेलली होगी टू द ओरिजिनल कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक प्रॉपर डायरेक्शन है तो उसके पैरेलली में फ्लो कर रही है, लोअर एलिवेशन पे होती है, ठीक है? तो एट द लोअर एलिवेशन, ठीक है? और मतलब ड्यू टू द रीजन और एनी ऑफ द, और पैरेलली फ्लो करती है, पैरेलली फ्लो पैरेलली टू द कॉन्सिक्वेंट जो फ्लो है उसके, मतलब एक तरह से पैरेलल रिवर है। चलिए अभी आप मैच द फॉलोइंग कर लीजिए भाई। अब आपको ए का क्या होगा भाई? इनसिक्वेंट। क्या मिलेगा इसका? जिसका कोई पर्टिकुलर पाथ नहीं, नो अपेरेंट रीजन वाई इट फ्लो एंड टेक द पाथ, बिल्कुल सही जाएगा। ए इसके लिए कर सकते हैं आप उसके लिए। कॉन्सिक्वेंट क्या होगा? हैविंग अ डायरेक्शन, तो इसके लिए देखिए कहाँ गया ये, whose course is determined by the original slope of plan, ठीक है? ये हो गया हमारा, बिकॉज स्लोप के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है तो ऑफकोर्स ये उसका एक पाथ होता है, ठीक है? ये इसके लिए आप क्या था? बी कर से लीजिए आप इसके लिए। उसके बाद फ्लो इन द सेम डायरेक्शन एज द कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम बट एज अ लोअर लेवल, ये अपना क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, और बाकी का जो बचेगा वो जो अपना सब्सिक्वेंट जो सी हो गया, रॉक द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। तो इसकी एक लिस्ट बना लेंगे। अगेन ये थोड़ा ऐसे क्वेश्चन आप लिस्ट बना के कर लेंगे तो मोर देन इनफ हो जाएगा, बाकी आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में, which of the following process lead to the expansion of the certain mineral as they take up, ये देखिए ऑलरेडी इसके ऊपर हमने जब केमिकल वेदरिंग की थी तो केमिकल वेदरिंग में हमने 4 टाइप पढ़े थे। सॉल्यूशन याद होगा, कार्बोनेशन याद होगा आपको, हाइड्रेशन याद होगा आपको, और ऑक्सीडेशन याद होगा। तो हमने पढ़ा था कि देखिए वही नाम ही दे रखे हैं यहाँ पे। हाइड्रोलिसिस तो यहाँ पे नहीं है, वैसे हटा दो हाइड्रोलिसिस। हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन। कार्बोनेशन में क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट था, बिल्कुल हमने पढ़ा था। और उसके बाद हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन में क्या पढ़ा था? आयरन पढ़ा था, करेक्ट। हाइड्रेशन में क्या पढ़ा था? मिनरल्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब ड्राई वेदर होता है तो क्या करते हैं? मतलब एब्जॉर्ब करके एक्सपैंड करते हैं, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन यहाँ पे होता रहता है। तो हाइड्रेशन इज द राइट आंसर, ठीक है? तो हाइड्रेशन के अंदर मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को, और वॉल्यूम उनका बढ़ जाता है आफ्टर सम टाइम। जैसे आपको एग्जाम्पल बताया था मैंने, CaSO4 क्या कर लेगा भाई? जिप्सम बन जाएगा, करेक्ट? चलिए, तो दैट इज द राइट आंसर हियर। आगे बढ़ते हैं, आपको डायरेक्टली उसका ही सोर्स है, एनसीईआरटी का सोर्स, बाकी और कोई थर्ड पार्टी सोर्स यहाँ पे आपको बताना नहीं चाहता हूं मैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको यहाँ पे एनसीईआरटी के सोर्स से मिल जाएंगे। चलिए
आप पढ़ लीजिएगा इसको। which when the river discharge their water from the all direction into the lake or depression the pattern is known as, इसको बोलते हैं भाई सेंट्रीपिटल। देखिए ऐसे 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 होता है। ये देखिए कुछ एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएंगे, आपके लिए लाया हूं मैं। ये देखिए डेंड्रेटिक, ये भी सब एग्जाम में पूछा हुआ, सब एग्जाम में देखिए सेंट्रीपिटल है। ठीक है, मेनली हमें जो पूछा जाता है वो डेंड्रेटिक पूछा जाता है, क्योंकि हमारे मोस्टली जो रिवर्स हैं, जो गंगा के जो अपने बेसिन बनते हैं, वो आपको इसी टाइप के मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है, ट्रेलिस आपको देखने को मिलेगा। ओके, और डेंड्रेट्रिक तो हमारा इंडोगैग्नेटिक प्लेन पूरा डेंड्रेट्रिक है। जैसे भाई रिवर जा रही है, उसको रिवर्स अटैच होके, मतलब उसके ट्रिब्यूटरी जाके उसको अटैच हो रही है। ठीक है, और रेडियल जो आपको एक तरह से वो मिलेगा आपको अपना, चलिए ठीक है, इसमें क्या समझाना, जब आएगा तब बता दूंगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक? अब बताइए, ग्रेनाइट बिना सोचे समझे कितनी बार रिपीट हो गया है, कितनी बार रिपीट हो गया बताइए। शेल हमारा कौन सा है? अभी हमने पढ़ा सेडिमेंट्री है, पढ़ा ना, हमारा गया ना अभी, सेडिमेंट्री रॉक है। उसके बाद हेलाइट, हेलाइट भी हमारा क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है। मार्बल हमारा क्या है? मार्बल हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है। करेक्ट, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा हमने। तो मार्बल हमारा यहाँ पे मेटामॉर्फिक है, लाइमस्टोन से बना है, मेटामॉर्फिक। अभी ऐसे क्वेश्चन यार मतलब दिमाग में है तो है। अभी हेलाइट क्या है हमारा? जो सोडियम क्लोराइड से बनता है, इसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? रॉक सॉल्ट बोलते हैं। ग्रेनाइट आपको कितनी बार बता दिया। शेल यहाँ पे अगेन हमारा सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, क्ले द्वारा कंप्रेस किया जाता है, तो बिल्कुल वही है। इसका सोर्स बताता हूँ तुम लोगों को, देखिए ये देखो यहाँ पे, इग्नियस रॉक आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द टेक्सचर। एंड टेक्सचर किस पे डिपेंड करता है? इस पे डिपेंड करता है कि जो मॉल्टन मटेरियल है कहाँ पे ठंडा हो रहा है। तो इफ मॉल्टन मटेरियल कूल्ड स्लोली एट द ग्रेट डेप्थ, मिनरल ग्रेन्स मे बी वेरी लार्ज। जैसे सडन कूलिंग टॉप पे होती है, तो उसकी वजह से हमें क्या मिलता है भाई? उसके जो स्मॉल और स्मूथ ग्रेन्स होते हैं, उसके ऑलरेडी आपको बता रखा मैंने। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ग्रेनाइट, गैब्रो, पेग्मेटाइट, बसॉल्ट, वॉल्केनिक ब्रेशिया, टफ आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल। तो ग्रेनाइट, गैब्रो, ये आपको दो जो अच्छे एग्जाम्पल है, ये आपको मिलेंगे अर्थ क्रस्ट के अंदर ही सूखे हैं, मतलब। और ये कहाँ से बता रहा हूँ भाई इसका सोर्स? इसका सोर्स मेरी 7th क्लास के एनसीईआरटी है। 7th क्लास के एनसीईआरटी में एक्चुअली दे रखा है। बसॉल्ट कहाँ पे हो रहा है? ये टॉप पे हो रहा है, ये भी 7th क्लास के एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, वॉल्केनिक ब्रेशिया कहाँ है? टॉप पे होता है, ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो ये सब अब बताइए कहाँ से आ रहा है? एनसीईआरटी, डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ रहा है। और कोई सोर्स? देखिए बाकी कितने भी सोर्स पढ़ लो, लेकिन जो आपको डायरेक्टली जहां से क्वेश्चन मिल रहा है वो करने में क्या प्रॉब्लम है? मेरा तो सिर्फ यही बोलना है, और क्या बोलूं मैं आपको। Which of the following statement about the primary wave of the earthquake is not correct? They are similar to the sound wave. ठीक है भाई, चलेगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, they can travel only through the solid material। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। They can travel to the molten material as well. All the three state, solid, liquid, gas, सब जगह वो ट्रैवल कर सकती हैं। ओके, दिस ट्रैवल थ्रू द गैसेस, बिल्कुल ये सही बात। देखिए ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होगा ना, तो दोनों में से कोई एक गलत होगा ही होगा। तो बी इज रॉन्ग स्टेटमेंट हियर। दे मूव फास्टर इन द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस, बिल्कुल प्राइमरी वेव पहले पहुंचती है। ठीक है, दे आर द फर्स्ट सिस्मिक वेव, और जो सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड की जाते हैं, बिल्कुल। तो डी स्टेटमेंट भी सही है। आपको अर्थक्वेक के ऊपर अलग से मैं टॉपिक कराया नहीं अभी तक, मैंने करा दूंगा आप लोग को मैंने। लेकिन जो पहली वेव होती है, इसके अंदर दो वेव होती है, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। जो ज्यादा खतरनाक होती है वो सेकेंडरी वेव होती है, सेकेंडरी वेव ज्यादा खतरनाक होती है। ओके, चलो देखो, say similar to the sound wave, they travel through the, of course, solid liquids, can pass through all the medium. Okay. The extent of the damage caused by the earthquake is not influenced by which of the following? Strength of the earthquake definitely, population density, यार उस एरिया में कितनी पॉपुलेशन रही उससे तो पता चलेगा ना। अबे तिब्बत में जब अर्थक्वेक आया था, अगर वहां पे लोग ही नहीं रह रहे तो पहाड़ टूटेंगे, तो अपने को जो पठार टूटेंगे अपने को क्या फर्क पड़ता है? कितने किस टाइप की बिल्डिंग है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है या फिर ऐसे ही टूट जाएंगी? क्लाइमेट ऑफ द एरिया से अपने को कोई मतलब नहीं, मतलब वो ज्यादा इन्फ्लुएंस यहाँ पे नहीं करेगा। कहने का मतलब एक मतलब तो है, लेकिन ज्यादा यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं करेगा उसको। ठीक है, बिल्डिंग डेफिनेटली मैटर करेगी भाई, किस टाइप की बिल्डिंग बनी हुई है, मिट्टी की है कि भाई पत्थर की बनी है, वो मैटर करेंगे। इससे तो पता चलेगा जानवर का कितना खतरा है वहां पे, कितना लोग गए हैं भाई ऊपर। चलिए, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्लाइमेट ऑफ द एरिया ज्यादा मैटर नहीं करेगा यहाँ पे। जियोमॉर्फिक प्रोसेस फैक्टर इन्फ्लुएंस प्लांट एंड एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन आर, किस पे डिपेंड करता है भाई? खुद से देख लो। क्या हमने स्लोप की बात कर रखी है? डेफिनेटली हमने स्लोप की बात कर रखी है। हमने रिलीफ की बात कर रखी है? हमने रिलीफ की बात कर रखी है। स्लोप, एंगल, एक्सपेक्ट, रिलेटेड रिलीफ, सब कुछ यहाँ पे मैटर करेगा जब हम जियोमॉर्फिक की बात करेंगे। अगर मेरे साथ अब बने हुए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि सारे के सारे फैक्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर द जियोमॉर्फिक फोर्सेस के लिए, प्रोसेसेस के लिए।
ठीक है, चलिए अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। अभी आपको इसके बहुत सारे एग्जांपल तो मैं बता ही चुका हूं वैसे भी, इससे पहले भी, लेकिन देखिए मौना लोआ हमारा कहाँ का भाई, एक किस टाइप का हमारा ये है, वोल्केनो है, ये हमारा शील्ड वोल्केनो है। ऑलरेडी हमने पढ़ रखा, हवाई में मिलेगा आपको, ऑलरेडी आप मेरा देखिए वीडियो आपको मिल जाएगा, हवाई में मिलेगा भाई। ये शील्ड वोल्केनो का एग्जांपल है, इसका मैंने फोटो भी आपको लगाया था वहां पे, ये शील्ड वोल्केनो का एक एग्जांपल है। चलिए उसके बाद माउंट मेरापी, ये आपको इंडोनेशिया में मिलेगा। ये आपको स्ट्रेटो वोल्केनो या फिर आप बोल सकते हो कि कंपोजिट वोल्केनो का एग्जांपल है एक, स्ट्रेटो वोल्केनो या कंपोजिट वोल्केनो का आपको एग्जांपल देखने को मिलता है। उसके बाद माउंट वेसुवियस इटली में है, और सकुराजिमा जापान में है। देखिए आपको भले इसमें नहीं पता होगा, लेकिन आपको सिंपल सी एक बात बताऊं, अगर आपको मौना लोआ तो आप ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे, मैं ऐसा मान के चलता हूं मैं। माउंट मेरापी भी आपने उधर ही आपको एग्जांपल में दिख जाएगा, और माउंट आपको भले इसका नाम नहीं पता होगा क्योंकि मानता हूं उतना फेमस नहीं है, लेकिन सच बताऊं ये बाकी सारे के सारे काफी बार रिपीटेड नाम है, कोई नए नाम नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पे सकुराजिमा जो आप इसका नाम लिख लीजिए भाई, कहाँ पे है, जापान में है। चलिए ऐसे ही याद होते हैं क्योंकि एग्जाम में यहीं से रिपीटेशन होता है, अपने ही क्वेश्चन लोग उठा उठा के बार बार पूछते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a major tectonic plates? इसके ऊपर पता नहीं कितने लाखों बार इन्होंने पूछ रखा है। इसका आंसर है सऊदी अरेबियन प्लेट। इट इज नॉट अ मेजर टेक्टोनिक, इट इज माइनर प्लेट। क्या है भाई ये, माइनर प्लेट है। तो यहाँ पे बता दो भाई कि जो मेजर प्लेट्स है उसके नाम लिख लो। तो पैसिफिक प्लेट एक एग्जाम्पल है उसका। उसके बाद अंटार्कटिक प्लेट है, जो हमने बताया मैंने, अंटार्कटिक प्लेट है। उसके बाद हमारा ये है अपना इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो ये चला गया अपना, जो उसी का पार्ट है, न्यूजीलैंड भी उसी का पार्ट हो जाएगा। 3 तो ये हो गए। उसके बाद अफ्रीकन प्लेट ले लो आप, अफ्रीकन प्लेट ले लो, यूरेशियन प्लेट ले लो आप, 7 हैं टोटल। यूरेशियन प्लेट ले लो आप एक। उसके बाद नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ले लो एक, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट लिख लो आप एक। उसके बाद क्या बचता है, इंडो ऑस्ट्रेलियन हो गया, पैसिफिक हो गया, 3 हो गए। साउथ अमेरिकन हाँ एक साउथ अमेरिकन ले लो, साउथ अमेरिकन ले लो। आपके 7 मेजर प्लेट्स हैं, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अफ्रीकन, अफ्रीकन, यूरेशिया, पैसिफिक, इंडो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका। बाकी नहीं है अपना सऊदी अरेबियन प्लेट इज अ माइनर प्लेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a fluvial landform? फ्लूवियल मतलब ऑफ कोर्स सी बात है, पानी से बना है भाई। तो यहाँ पे इसका आंसर है सर्क। सर्क किससे बना है, ग्लेशियल है ये, आपको बता चुका हूं ऑलरेडी मैं। जॉर्ज ब्रेड हमने मतलब देखो ब्रेड्स कैसे बनते हैं, जैसे रिवर जा रही है, थोड़ा सा इसके बाद डिपॉजिट जाता है, यहाँ पे इसने मिट्टी डिपॉजिट कर दी, इसने रास्ता चेंज कर लिया, फिर यहाँ से कुछ एक स्ट्रीम निकल गई, वापस फिर कुछ इसके बाद भरा है, यहाँ पे इसने भर दिया, तो अगेन इसका रास्ता ऐसे हो गया, फिर अगेन कुछ भर दिया यहाँ पे रास्ता, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये अलग अलग, मतलब यहीं पे वो डिपॉजिट करते चल रही है। आप इसके फोटो भी देख सकते हैं ब्रेड्स के। केयॉन्स आपको बता दिया मैंने ऑलरेडी, इसी का पार्ट है। जॉर्ज अगेन, ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे इरोजन लैंडफॉर्म है। क्या है, इरोजन लैंडफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे। सर्क भी इरोजन लैंडफॉर्म है बाय द ग्लेशियर, तो इट्स अ ग्लेशियर। आगे बढ़ते हैं, चलो अब पढ़ लेना है सब चीजें। ब्रेडेड चैनल, रिवर चैनल दैट स्प्लिट इनटू द मल्टीपल इंटरवोवन चैनल ड्यू टू द हैवी सेडिमेंट लोड। चलो अभी देखो, कल ही पढ़ाया था इसके बारे में, अपना कास्ट टोपोग्राफी, सीडीएस में पूछा। बाय फार द मोस्ट कॉमन टोपोग्राफी फॉर्म इन अ कास्ट टेरेन इज सिंकहोल। सिंकहोल, हाँ ठीक है, सिंकहोल आपको बताया मैंने, ठीक है, जो एज अ शैलो होल होते हैं, बाद में फिर तो और डीप हो गए, इसको और डीप कर दिया तो हमने एज अ सिंक होल बन जाते हैं, ठीक है, और नीचे चले जाते हैं, 5-6 फीट गहरे होते हैं। टोपोग्राफिकली सिंक होल इज अ डिप्रेशन। डिप्रेशन में तो ऑफकोर्स सी बात है, अंदर गहराई है, डिप्रेशन उसी को बोलते हैं। दैट वेरीज इन डेप्थ फ्रॉम लेस देन अ मीटर टू अ फ्यू हंड्रेड मीटर। बिल्कुल सही बात है, क्या प्रॉब्लम है, सही बात है बिल्कुल। ये आपको सीधा सीधा लाइन वहां से उठा के रखिए, ठीक है, तो दोनों सही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हाँ, बोथ इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नो प्रॉब्लम इन दैट। कहाँ भाई, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम, ऑलरेडी आपको बता चुका हूं ऊपर कास्ट टोपोग्राफी में, तो पढ़ लीजिए इसको, इसमें कुछ। एक्सक्लूसिव वोल्केनो आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन। देखिए रॉकी में मिलेगा, एंडीज में मिलेगा, अलास्का में मिलेगा, लेकिन हिमालय इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्सक्लूसिव वोल्केनो। वोल्केनो वाला क्षेत्र यहाँ पे नहीं है, ठीक है, हिमालय इज नॉट, यहाँ पे आपको अर्थक्वेक का रेंज मिलेगा यहाँ पे, बिकॉज अगेन ये हाइट अभी भी इसकी बढ़ती जा रही है। तो अलास्का, रॉकी, सारा का सारा आपको, अलास्का तो रिंग ऑफ फायर का ही पार्ट है, आपको बता दूं मैं। रॉकी माउंटेन
वहाँ पे आपको वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलते हैं। एंडीज में भी आपको कोटापेक्सी इज वन ऑफ द वॉल्केनिक माउंटेन दैट यू विल गेट। नाम लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, कोटोपैक्सी आपको देखने को मिलेगा। हिमालय नहीं है भाई, हिमालय में सबडक्शन जोन आपको एग्जिस्ट करते हैं, नो सबडक्शन जोन आप एग्जिस्ट करते हैं, तो वो आपको नहीं मिलेगा। चलिए, पोर्शन ऑफ ग्लेशियल ट्रफ में एग्जिबिट रिमार्केबली फ्लैट फ्लोर। हाँ ठीक है, द फ्लैट फ्लोर इज अ ग्लेशियर ट्रफ इज प्रोड्यूस्ड बाय द यूनिफॉर्म ग्लेशियल इरोजन। हाँ ठीक है, फ्लैट फ्लोर यहाँ पे होता है यू शेप इरोजन। जो यू शेप आपको वैली मिलेगी, वैली यू शेप जो आपको वैली मिलती है वो आपको फ्लैट शेप होती है, ऐसे। वी शेप में कैसे था, ऐसे था ना, यू शेप में आपको ऐसे मिलेगा, ऐसे। और किसके द्वारा किया जाता है भाई, ग्लेशियर द्वारा किया जाता है। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, एंड इट इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट। सेकेंड इज ऑल्सो द। चलिए चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ लेना आराम से इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन, लिटरली बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे। इंसाइज meanders आर फॉर्म्ड इन द मैच्योर स्टेज ऑफ रिवर। पहले लाइन ही गलत हो गया। अब बोलोगे भाई इंसाइज meanders के बारे में मैंने पढ़ा रखा, आपको सीधा सीधा एज इट इज उठा के पूछा। इंसाइज meanders आर characterized by the regeneration of and the upliftment of land। देखिए इंसाइज meander पहली बात है इरोजन लैंडफॉर्म है ऑफ द रिवर, और जो स्टीप स्लोप होते हैं वहां पे बनता है। स्टीप स्लोप आपको कहाँ मिलेंगे, हमारी जो इनिशियल स्टेज होती है रिवर की, यूथ स्टेज होती है, वहां पे मिलेंगे, ना कि मैच्योर स्टेज में। मैच्योर स्टेज में तो आपको लेटरल इरोजन आपको देखने को मिलता है, एक्सपेंशन आपको देखने को मिलता है, आपको वहां पे अलग टाइप के meanders आपको देखने को, डिपोजिशनल meanders होते हैं। ये आपका इरोजनल meander है। देखिए यहाँ पे तो पहला स्टेटमेंट ही गलत हो जाता है। ये देखिए, आपको सीधा यहाँ से पढ़ लीजिए ना, क्यों परेशान हो रहे हैं आप। देखिए, इंसाइज और इंटेंस meander इन अ स्ट्रीम दैट फ्लो रैपिडली ओवर द स्टीप ग्रेडियंट। स्टीप ग्रेडियंट कहाँ मिलेगा आपको, इनिशियल स्टेज में मिलेगा कि लेटर स्टेज में मिलेगा, मैच्योर स्टेज में मिलेगा। इनिशियल स्टेज में आपको स्टीप ग्रेडियंट्स मिलेंगे। नॉर्मली इरोजन इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द बॉटम ऑफ द स्ट्रीम चैनल, ऑल्सो इन द केस ऑफ द डीप स्टीप ग्रेडियंट स्ट्रीम, लेटरल इरोजन ऑन द साइड ऑफ द वैली। तो इसको पढ़ लीजिए आराम से, आपको प्रॉपर्ली मैंने समझा रखा है इसके अंदर। तो जब रास्ता बनाना होता है तो ऐसे जुग आपको ऐसे रास्ता देखने को मिलता है, ऐसे विथ इन द रॉक। इसको बोलते हैं इंट्रेंच या फिर इंसाइज meander। Which of the following statement with regard to the volcano is not correct? चलो पढ़ते हैं जरा इसको आराम से अभी हम। क्या है the stratovolcano, इसको मतलब composite volcano की बात हो रही है। They produces the lava that initially flow valleys but are highly resistant to erosion। देखिए स्ट्रेटोवोल्केनोस बोलो या फिर कंपोजिट वोल्केनो बोलो, इसमें जो लावा निकलता है बहुत ही कम विस्कस होता है, बहुत हाई विस्कस होता है, वो बहुत इजीली नहीं फ्लो कर पाता, वो बहुत मतलब ऐसे निकला है तो यहीं पे सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो इस पे सॉलिडिफाई जब होगा तो इरोजन नहीं हो पाएगा, बहुत इजीली नहीं फ्लो पा रहा है तो इरोजन नहीं हो पाएगा। डेफिनेटली पहला स्टेटमेंट सही है, इट इज रेजिस्टेंट टू द इरोजन, कोई गलत नहीं है उसके अंदर। अगला, द सराउंडिंग एरिया कैन रिमेन हाईलैंड लावा रिजेस और मेसास, बिल्कुल ये भी सही है। बिकॉज जब हमें डिपॉजिट हो रहा है वहां पे तो डेफिनेटली आपको कोनिकल शेप मिलेगा, हाईलैंड्स वहां पे मिलेंगे, रिजेस आपको मिलेंगे ऐसे मिलेंगे आपको। हवाईयन शील्ड किसका एग्जांपल है भाई, हमारा शील्ड वोल्केनो का एग्जांपल है, जो कि बहुत इजीली फ्लो हो जाता है। कैन बी इरोडेड बाय द स्ट्रीम एंड दैट फॉर्म अ डीपली क्रेव वैली विद अ स्टीपली स्लोप हेड्स, बिल्कुल बन सकता है, बिकॉज बहुत इजीली आराम से इरोड हो सकता है, बहुत पतला होता है वो। हाउएवर द सिस्टम ऑफ अ स्ट्रीम ऑन अ डाइसेक्टेड वोल्केनो, तो तीन तो सही हो गए, एक ही गलत होगा फिर। द सिस्टम ऑफ स्ट्रीम ऑन अ डाइसेक्टेड वोल्केनो कोन इज नॉट अ रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। ऑफ कोर्स रेडियल ड्रेनेज पैटर्न होता है। ओके, स्ट्रीम जो आउटवर्ड निकलती है समिट से, जो समिट मतलब कैसे बताऊं भैया, पीक है, यहाँ से जब निकलती हैं कोन्स में से, तो ऑफकोर्स उसका रेडियल ड्रेनेज पैटर्न होता है, मतलब जैसे यहाँ पे भी जाएगी, यहाँ पे भी जाएगी, यहाँ पे भी जाएगी, 10 जगह पे 10 रास्ते उसके बनते हैं, उसको बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, तो दिस इज ऑल आई थिंक। आप इसको ऐसे क्वेश्चंस और कराऊंगा मैं अराउंड, और 2-3 सेट में कंप्लीट कर दूंगा आपको मैं, और बाकी जो पार्ट बचा हुआ है वो भी कंप्लीट कर दूंगा मैं जियोमॉर्फोलॉजी का। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।